नमस्कार। दमोह के मददगार पेज पर आज हम फिर से दमोह के मददगारों को और उन लोगों को आपके सामने लेकर आए हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर लोगों ने दायित्व सौंपा है कि वो जनसेवा करें, लोगों की मदद करें और विकास के काम करें। हम लगातार आपको लोगों से मिलवा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं और लाइव के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस संकट के दौर में, इस आपदा के दौर में लोगों ने आगे मदद की और लगातार ये मदद का दौर जारी भी है। हम आपको रूबरू कराएंगे दमोह के उस परिवार के दो लोगों से, एक साथ आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया और आज़ादी के बाद लगातार ये परिवार जनसेवा के काम कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र हो। सबसे पहले रूबरू कराएंगे दमोह के युवा विधायक राहुल सिंह जी से, जो हमारे साथ में है और आज इस अनौपचारिक बातचीत में हमारे साथ होंगे। और इसी परिवार के दूसरे सदस्य जो लंबे समय तक दमोह जिले की राजनीति में सक्रिय रहे और फिलहाल पड़ोसी जिले छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट से विधायक हैं, प्रद्युम्न सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये परिचर्चा डिबेट वैसे भी नहीं है जैसे हम सोचते हैं टीवी का फोन करते हैं। सबसे पहले राहुल जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो दौर पूरा आपने देखा है इस बार संकट का दौर, इसके पहले कभी इस तरह का दौर देखने को नहीं मिला होगा। स्वाभाविक रूप से क्या अनुभव रहा आपका? इसके पहले तो कभी ऐसा दौर देखने को नहीं मिला, और अभी जो पिछले 20-21 दिन का लॉकडाउन था, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा समस्या मुझे उन लोगों की ज़्यादा आई है कि जो प्रदेश के बाहर जो लोग फंस गए हैं, जो मजदूर फंस गए हैं और कई बच्चे भी फंस गए हैं और आ नहीं पा रहे हैं, तो उनके निरंतर फ़ोन आते रहते हैं। और क्योंकि अब ये लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है और उनको ला पाना सही भी नहीं है और संभव भी नहीं है, तो एक वो बड़ी दुविधा और एक बहुत चिंता होती है, बहुत परेशानी होती है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते और चाहकर भी इस विषम परिस्थिति में उनको नहीं ला सकते। और हमारे प्रयास रहते हैं कि वहाँ जिस जिले में है वहाँ के कलेक्टर महोदय से बात करके उनके वहाँ रुकने की और वहाँ भोजन की व्यवस्था करें। साथ ही साथ इतने इस 21 दिन के समय में एक ये भी अनुभव हमको मिला कि हमें प्रकृति के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए। और जो निरंतर गाड़ियां दौड़ रही हैं और ये पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा भी टीवी पे हम देखते कि गंगा जी का पानी बिल्कुल साफ़ हो गया, नर्मदा जी का पानी साफ़ हो गया। तो लॉकडाउन तो एक वजह है, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से फैक्ट्रीज चल रही हैं बड़ी बड़ी, इनका जो मलमा वेस्ट मटेरियल जा रहा है उस कारण से भी दूषित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से सीखने को भी बहुत कुछ दिन प्रतिदिन मिलते जा रहा है, और कैसे हम संयम में रहें और कैसे हम अभाव में जिए और कैसे हम नियम और सिद्धांतों को माने, ये भी सिखा रहा है। और दूसरी बात, मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ महेंद्र भाई। मैं जब लौटा भोपाल से तो मैंने ये महसूस किया कि आप वो पहले व्यक्ति हो जिसने इसको प्रयास किया, शुरुआत की, और फिर इस चैनल के माध्यम से आपने जो जोड़ने का काम किया है जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, ये भी बहुत अच्छा काम है। क्योंकि जो लोग वास्तविकता में मेहनत कर रहे हैं या जो लोग वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पर समाज का काम कर रहे हैं, उनको भी फ्रंट पे आना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही साथ पूरे पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनके लिए जो अपन शब्द इस्तेमाल करते धन्यवाद या साधुवाद, इससे भी कहीं और कुछ अगर अपन कर सकें तो वो करना चाहिए। निश्चित तौर पर माँ नर्मदा की कृपा है और दमोह में एक भी कोरोना वायरस का नहीं है, तो ये हम सभी की सामूहिक प्रयास और सामूहिक प्रयास है। और सामूहिक रूप से एक पूरी टीम ने एक टीम वर्क करके ये जो लॉकडाउन किया है उसको मान रहे हैं, सभी साधुवाद के पात्र है। और मुझे लगता है कि यदि इसी प्रकार का सिस्टम या इसी प्रकार का लॉकडाउन चलते रहा तो दमोह बचा रहे। प्रद्युम्न सिंह जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप पड़ोस के विधानसभा में, ये कोई दूर नहीं है ये जिला लगा हुआ, आपने कैसे कभी सुना था कि पहले कोई प्लेग हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, परंतु उस समय तो ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ था। आज के समय में रूप से ये पूरे वैश्विक महामारी थी और निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास से
सभी के प्रयासों से ये बड़ी महामारी पे हमने और हमारे देश ने जो काबू पाया है, निश्चित रूप से बिना जन सहयोग से और आप सभी के जो आपने सबका कोऑपरेट मतलब सबको इकट्ठा किया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं हमेशा सेवा भाव से के काम में लगा रहा हूँ और दलगत राजनीति के से ऊपर उठकर पूरा प्रयास किया है कि समाज के निचले और पिछले वर्गों के लोग इस बीमारी से पीड़ित ना हो जाएं, उनकी सेवा कैसे हो, उनको समझाएं कैसे। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, क्योंकि हम सब बुंदेलखंड के लोग हैं, परंतु जो हमारा विधानसभा का क्षेत्र है पूरा का पूरा ग्रामीण और वनांचल है और उसमें काफ़ी समस्या आती है। परंतु निश्चित रूप से छतरपुर जिला भी इस महामारी से बचा हुआ है और हम पूरी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय शिवराज जी ने जो हमें आदेशित किया है, निश्चित रूप से अक्षरशः हम उसका पालन करेंगे और आने वाले समय में इस संकट की घड़ी में निश्चित रूप से पूरा देश एक साथ है और लड़ाई को हम जीतेंगे और हमारा देश जीतेगा। हम अब दोनों से एक अनौपचारिक बात करेंगे कि जो लॉकडाउन सरकार ने किया जी, आपको लगता है कि केवल एक यही उपाय था लॉकडाउन करना जिस कारण से हम संक्रमण से बच सकते हैं या नहीं फैल सकता है? कितना ज़रूरी मानते हैं आप लॉकडाउन को? वर्तमान में भी प्रधानमंत्री जी का जब उद्बोधन आया था तो उसमें उन्होंने पब्लिक से भी और वैज्ञानिकों से भी आग्रह किया था कि इसका जो दवाई है वो भी ढूंढें। तो मैं बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूँ और कि ये लॉकडाउन कंप्लीट होना चाहिए। और दमोह में भी अभी 5 दिन पहले बैठक हुई थी जिसमें सभी जनप्रतिनिधि थे। तो उसमें ये शायद आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ियों के माध्यम से और हाथ ठेलों के माध्यम से सामग्री जा रही है। तो बिल्कुल अक्षरशः मैं इस बात से सहमत हूँ और इन 21 दिनों के अनुभव से और टीवी के माध्यम से और जो जानकारियाँ सोशल मीडिया से मिल रही हैं, लॉकडाउन ही एक तरीका है जिससे हम उस चेन को तोड़ सकते हैं और कोरोना से जीत सकते हैं। तो बिल्कुल 100% मैं इस बात से सहमत हूँ और आपके माध्यम से, दमोह के मददगार के माध्यम से मैं पुनः कहता हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि हम निकल रहे हैं, महेंद्र भाई निकल रहे हैं, प्रद्युमन जी निकल रहे हैं, तो आपके लिए निकल रहे हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। ये तो हम स्वतः हम भी नहीं चाहते कि घर से निकलें और टोटल लॉकडाउन में रहें, लेकिन क्योंकि आज हम बैठे हुए हैं तो आप सबके लिए बैठे हुए हैं। तो यदि हम बाहर हैं तो आप घर पर रहें और लॉकडाउन का पालन। लेकिन एक बात और आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों के बाद रियायत देने की बात कही है। सरकारें जो प्रोजेक्ट बना रही मध्य प्रदेश में, चूँकि आप लोग विधानसभा के दोनों सदस्य हैं, शिवराज जी ने कहा कि 21 तारीख के बाद थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी। पर ये जो वर्तमान हालात देख रहे हैं, हम बाहर की विदेशों की रिपोर्ट देख रहे हैं, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की देख रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि टोटल लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए? बिल्कुल महेंद्र भाई, मैं डे 1 से कह रहा हूँ ये बात। और अभी जब जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस बात का लॉकडाउन बढ़ाया था और मैं टीवी देख ही रहा था, उस दिन भी मैं उनसे सहमत था और अभी भी मैं बोलता हूँ कि ये 21 तारीख के बाद भी इस लॉकडाउन को बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये लॉकडाउन जब बढ़ेगा और जब लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और जब वो चेन टूटेगी और जब वो जिस चेन टूटेगी तो जो संक्रमित है वहीं के वहीं ख़त्म हो। तो लॉकडाउन तो निश्चित तौर पे बढ़ना चाहिए। इतनी आवश्यकता पड़े उस आवश्यकता के हिसाब से बढ़ना चाहिए। हम लोग बिल्कुल पूरी इच्छा शक्ति के साथ सरकार के साथ हैं इस विपरीत परिस्थिति में और लॉकडाउन हर हाल में बढ़ना चाहिए। 21 तारीख को भी खोलना ही चाहिए, क्योंकि यदि लॉकडाउन आपने खोला तो जो लोग दूसरे ज़िले में हैं या दूसरे तहसील या जनपद में मान लो वो संक्रमित है और किन्हीं कारणवश यदि वो दमोह आ गए और एक से भी 2-4 लोग जुड़े या मिले और वो फैल गया तो फिर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो मेरा तो मानना ये है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए ये 19 दिन और फिर इसके बाद पर डे कितने ऑल ओवर इंडिया बढ़ रहे हैं उसका देखते हुए फिर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हैं? आपका चूंकि पूरा रिमोट एरिया वाला इलाका है, आपने खुद बताया कि वनांचल है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसी स्थिति में क्या लंबा लॉकडाउन संभव है आपके यहाँ? निश्चित रूप से लॉकडाउन में निचला तबका जो है मजदूर वो निश्चित रूप से परेशान हुआ है और एक ऐसा तबका भी था जो BPL
कि जिनके राशन नहीं है, APL के राशन है, परंतु वो गरीब हैं, वो हमारे यहाँ मर्यादा में मांगने नहीं आए, परंतु निश्चित रूप से हमें वहाँ तक राशन पहुँचाना पड़ा। छोटे छोटे ठेला चलाने वाले, डेली काम करने वाले, ऐसे कई प्रकार के लोग थे जिनके यहाँ आज भी खाने के लाले हैं और लगातार हम मदद कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ शर्तों के आधार पर ऐसे लोगों को छूट दी जानी चाहिए जो मनरेगा के तहत मजदूर गांव में काम करते हैं, जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें, सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो, उनकी मजदूरी भी संक्रमण भी ना फैले और संक्रमण भी ना फैले। अभी जो गेहूं खरीदी का काम चालू किया गया है, 6 किसानों को बुलाया जाता है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, छोटे छोटे मजदूर, हमाल, तुलावटी, इनको रोज़गार मिलेगा, आय के थोड़े थोड़े साधन आए, ताकि वो लोग जो रोज़ाना मजदूरी करके पेट भरने वाले लोग थे, उनके यहाँ भी हम अनाज तो देते हैं, हम गेहूँ दे देते हैं, परंतु वो आटा बनाने के लिए पैसा चाहिए। यदि उनको अपन ने आटा और चावल दे दिया तो सब्जी के लिए भी पैसे चाहिए, किराने के लिए पैसे चाहिए, आखिरकार ये सब आएगा कहाँ से? तो निश्चित रूप से लॉकडाउन हो, परंतु कुछ शर्तों के आधार पर ऐसे वर्ग को कुछ रियायत मिलनी चाहिए, ताकि निचला जो तबका है उसको रोजगार। एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस तरह की अब भीड़ देखते हैं कि अभी लॉकडाउन के दौरान ही लोग निकल रहे हैं घरों से, कोई दवा का पर्चा लेके निकलता है, कोई सब्जी के नाम से निकलता है, कोई बीमारी के नाम से निकलता है, तो क्या यदि खोल दिया जाता है, ये शर्तों के ऊपर कर दिया जाता है, तो आप लोगों को लगता है कि जनता रुकेगी घर पर, पब्लिक रुकेगी घर पर? अब ये जैसे मैंने अभी आपसे पहले बोला ना कि ये जो आप कर रहे हैं, यही तो एक बेस्ट वे है, बेस्ट माध्यम है जनता को कन्विंस करने के लिए। आपने आज विधायक के तौर पे मेरे से बात की, कलेक्टर महोदय से बात की, SP महोदय से बात की, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं माननीय प्रहलाद जी हैं, और भी लोग हैं, सभी से आप निरंतर बात कर रहे हैं। तो जब आप विधायक और मंत्री के स्तर पे कलेक्टर SP रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमेज तो आप बन ही जाते हो पब्लिक की। और जब हम जैसे लोगों से निवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे मानेगी जनता, और जनता को मानना भी चाहिए, क्योंकि इसकी दवाई नहीं है महेंद्र भाई। यदि दवाई होती तो अपन दे देते, इसकी एक ही इलाज है, इसकी एक ही दवा है कि आप घर पे रहें। और जैसे मुन्ना भैया ने अभी जैसे बोला कि उन लोगों को जैसे भी गेहूं खरीदी चालू हो गई है और 10-10 लोग को बुला रहे हैं, तो ये एक तरीका है, अपन कर सकते हैं। और आपने अभी दमोह में नोटिस किया होगा कि गाड़ियों के माध्यम से खाद्यान्न अपन पहुंचाए रहे हैं, मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं, कृषि को लेके जो भी सामान या कृषि को लेके जो भी काम उनको रियायत दी है, और जितने भी ये लोडिंग अनलोडिंग का जो खाद्यान्न और राशन आ रहा है उसका भी खोले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दमोह प्रॉपर में जो व्यवस्थाएं अपन बना के रखें वो बहुत बेस्ट है, और इतनी ही रियायत यदि मिलती रहे तो मुझे लगता है कि जनता को मानना चाहिए। हम कुल मिला के माने कि हम तीनों लोग जो यहाँ बैठे हैं, उन दो में से आपकी सहमति है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा कड़ाई से बढ़ाना चाहिए? हाँ, कड़ाई से बढ़ाना चाहिए, कड़ाई से बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे पहले दौर की बातचीत है, और हम दोनों विधायकों से, दमोह विधायक से और बड़ा मलेरा विधायक से, दोनों की अपनी राय है कि लॉकडाउन का पीरियड एक्सटेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही एक विकल्प है जिसके माध्यम से हम संक्रमण को रोक सकते हैं। क्योंकि ये अदृश्य शक्ति है, अदृश्य वायरस है जो हमें दिखता नहीं है, हमारे अंदर जा सकता है। और आम जनता को जो इस पूरे लाइव को देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे दौर में जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है उससे बचना ही एकमात्र उपाय है। यही WHO कह रहा है, यही देश की सरकार कह रही है, यही मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है। और हमें समझना चाहिए कि घूमने का शौक हम सालों से अपनाते आए हैं, लेकिन वर्तमान का ये दौर नहीं है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें। हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं, और हमारा सेगमेंट है मदद, जिसको लेकर हम लोगों से जुड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और मदद का जहाँ तक सवाल है, हमने अब तक जितने भी लोगों को दिखाया, मददगारों को आपको दिखाया, उनसे बात कराइए। और कहीं ना कहीं न सिर्फ इस दौर में बल्कि पहले भी अमूमन जो दिन रहे हैं उन दिनों में भी लोगों ने मदद की है। ये जो परिवार के दो विधायकों से हम बात कर रहे हैं, ये दोनों ही विधायक उस परिवार से हैं जिन्होंने न केवल आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि देश के आज़ाद होने के बाद भी अपने इलाके में लोगों के मददगार बने रहे हैं। इस आपदा के दौर में उन्होंने मदद कैसे की और क्या लोगों से वो चाहते हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले मुन्ना भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने किस तरह से चेन बनाई थी लोगों की मदद करने के लिए, जैसा पहले भी अभी आपने बताया? निश्चित रूप से जैसे ही इस महामारी का प्रकोप शुरू हुआ तो
हमारे यहाँ संसाधन बहुत कम थे, दवाइयाँ हैं नहीं, और हम चाहते थे कि हम स्वच्छ सुरक्षित रहें, तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। और सैनिटाइजेशन के साथ साथ उन गरीब परिवारों को जो लगातार जो मजदूरी का काम करते थे, उनके लिए आर्थिक मदद, अनाज की मदद कैसे हो, उसके लिए तमाम हमने, हमारे साथियों ने और प्रशासन की टीम ने ऐसे समाज सेवियों को, राजनीतिक दलों के लोगों को, सबको इकट्ठा करके हर प्रकार से, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे अनाज के रूप में मदद हो, चाहे दवा के रूप में मदद हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से वॉलंटियर के रूप में कुछ सहयोग करने की ऐसी जिनकी क्षमताएं थी, तमाम प्रकार से लोग आगे आए और उन्हें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज की स्थिति में हमारी विधानसभा के अंदर चाहे अनाज की बात हो, चाहे समाज सेवियों द्वारा भोजन कराने की बात हो, चाहे हमारे पूरी जो स्वास्थ्य कर्मियों की टीम हो, पुलिस की टीम हो, राजस्व की टीम हो, सफाई कर्मी हो, अपने नगर परिषद की टीम हो, तमाम लोग इनकी टीम को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, दिन रात जो 24 घंटे काम में लगे हैं। मैं देखता हूँ रात के 12-12 बजे लोग उनके लिए चाय लेके जा रहे हैं, समाज सेवी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में लोगों के अंदर ये जागृत भी हुआ कि चूंकि हमारा देश जब इस संकट की घड़ी में है, तो वो लोग जो हमारी सुरक्षा में डटे हुए हैं, उनकी भी मदद करना चाहिए। वो पूरे अपने घर परिवार छोड़ के, हम लोग देखा आपकी वहाँ पूरे में लगे हुए थे, चौपाल लगाए थे, उसके बाद लोगों को पैकेट बांट रहे थे। राहुल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको भी लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत देखा है, खासतौर पर फेसबुक पर लोगों ने बहुत देखा कि आप बैग टांग के खुद गली गली में जाके सैनिटाइजेशन कर रहे थे। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि तो प्रेरणा का तो ऐसा है भाई साहब कि निरंतर अपन काम कर ही रहे हैं और करना है। जैसे अपन किसान हैं तो खेत पे भी अपन सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, जो दवाई इल्ली मार डालते, सब डालते हैं। पर कई बार क्या होता है कि लोग जब किसी भी विषय की गंभीरता नहीं समझते हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसे समय पे हमें खुद ज़मीन पर उतरना चाहिए। तो जब अपन खुद ज़मीन पर उतरते तो फिर लोग इस बात की गंभीरता समझते हैं कि जब ये लोग ज़मीन पर उतर के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं या मास्क खुद पहने या मास्क बांट रहे हैं, इसका मतलब विषय गंभीर है और इसको गंभीरता से लेते हुए इससे लड़ना है। तो सैनिटाइजेशन का मेरा उद्देश्य केवल ये था कि हम जब दमोह में सैनिटाइज करें ग्रामीण अंचल में, तो जो लोग वहाँ देखें तो वो जागरूक हों, और जागरूक हो के फिर वो वैसी सफाई अपने मोहल्ले में, अपनी गली में और सभी जगह रखें। सही साथ ही साथ निरंतर तौर पे मास्क बनते ही जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इससे मैं लोगों से बताना भी चाहूँगा, आपकी बात पूरी हो उसके पहले, और लकी से कहूँगा किस तरफ उसको मूव करें कि देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, मदद जो है वो किस तरह से लोगों की हो रही है, और बड़ी संख्या में विधायक जी के घर पर मास्क रखे हुए हैं और ये मास्क लोगों को बांटे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे तो कई गुना ज़्यादा मास्क आप लोगों के यहाँ बांट चुके हैं। तो एक और वैसी बात निकल के आती है कि जो गरीब आदमी है, भूखा आदमी था, उस तक भी अनाज पहुँचाने का काम, राशन पहुँचाने का काम आपने किया है? निश्चित राशन पहुँचाने का निरंतर बिल्कुल काम चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बहन भाई बताऊँ, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ या ये करवाऊँ, पर ये बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ, जिस दिन से लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, बिल्कुल निरंतर प्रशासन के माध्यम से जो मदद चल रही है वो अलग, और व्यक्तिगत तौर पर मेरे माध्यम से जो मदद चल रही है वो निरंतर चल रही है। और मास्क का हम आपको बताएं महेंद्र भाई, ये हिंदोरिया में भी बन रहे हैं और दमोह में ही बन रहे हैं। अपन ने जो टेलर जो रेगुलर काम कर रहे हैं उनका इस काम तो बचा नहीं, तो किसी को 20 मीटर कपड़ा, किसी को 10 मीटर, किसी को 15 मीटर कपड़ा दे दिया, तो 5, 6, 7, 8 जो जैसा भी है उसके हिसाब से अपन मास्क का रेट पर हेड मिल रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है कि मास्क भी अपने पास बन रहे हैं और उन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है जो टेलर, क्योंकि ये शादी का सीज़न है और उनको बेचारों को कुछ है नहीं अभी करने के लिए। और दूसरा, बहुत से लोगों ने गेहूँ भी भेजा मेरे पास, आटा भी भेजा, कई लोगों ने ग्रामीण अंचलों से धान की चावल भी भिजवा दी, दाल भी भिजवा दी, अभी भी भिजवा रहे हैं कि भैया वो शहर में जहाँ कहीं भी जो भी मददगार जिनको आवश्यकता है उनको तो निरंतर हम तो काम पहले से कर रहे थे, अब थोड़ी और स्पीड से काम। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है कि निश्चित तौर पर पहले राज परिवार के आप सदस्य हो, युवराज भी हम आपको कह सकते हैं, उसके बाद फिर ईश्वर ने मौका दिया आपको, बड़ा जनप्रतिनिधि बना दिया, विधायक बना दिया, वो भी
दमोह जैसी महत्वपूर्ण जगह से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो ये सब काम करने में कितनी तकलीफ जाती रही है आपको? हम लोग आप अभी जैसे हम तो अभी राजनीति में आए 2003 में, और मुन्ना भैया के फादर राजा भैया वो 70s से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं दमोह की। तो उनको देखते देखते हम बड़े हुए, फिर मुन्ना भाई को देखा, वो इन लोग सब रेगुलर पॉलिटिक्स कर ही रहे, तो हम लोग वही रेगुलर कर रहे हैं। हिंदोरिया में भी वही करते रहे, क्षेत्र में भी, जिला पंचायत क्षेत्र में थे इसके पहले, वहाँ पे भी निरंतर ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ 2004 या 5 के आसपास ये बाढ़ आ गई थी उस समय, उस समय भी पूरा ये बेल्ट पूरा प्रभावित हो गया था। उस समय भी हम लोग पुड़ी बांटना और ये सब काम में लगे हुए थे। तो ये तो परिवार की प्रैक्टिस ही में है कि जब आपदा आ जाए तो वो सब जुट जाते हैं, उसी को लेते हुए लगे हुए। अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, विधायक बनना एक अपनी जगह है, पर दमोह जैसी जगह से विधायक बनना एक अपने आप में महत्वपूर्ण है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर इतने लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, दमोह में महेंद्र भाई इतने लोग कर रहे हैं जन सेवा, आप और हमारे जैसे, मतलब हम तो करेंगे, आप मीडिया से आते हैं, हम विधायक हैं, इसके अलावा भी इतने लोग कर रहे हैं, आप तो सभी से रूबरू हो रहे हैं। तो ये भी एक दमोह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है कि सबका यही प्रयास रहता है कि कोई भूखा ना रह पाए या कोई परेशान ना हो। बहुत से लोग आते हैं, तो उन सभी लोगों को भी मैं फिर पुनः साधुवाद देता हूँ, और साथ ही साथ आपको भी मैं साधुवाद देता हूँ। कम से कम आपके माध्यम से ये एक कनेक्टिविटी बन रही है अधिकारियों में, जनप्रतिनिधियों में, समाज सेवियों में। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि मीडिया अपना सही रोल अदा कर दे आज के परिवेश, बहुत बड़ी बात है। हम तो निरंतर आपके वॉच करते रहते, दमोह के मददगार को हम देखते रहते, तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और मुझे लगता है महेंद्र भाई ये लड़ाई लंबी है, अभी इसमें समय लगेगा, तो आगाज है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि ये बंद ना करें। ये पहला लॉकडाउन हुआ तो पहले लॉकडाउन के लोगों, जनप्रतिनिधियों से एक बार मिले, दूसरा लॉकडाउन हो तो उसमें फिर हमारी निरंतर कोशिश है कि हम उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं जी, जिन तक पहुंचनी चाहिए और जिनकी बात पहुंचनी चाहिए उनसे रूबरू कराएं। मुन्ना भैया वही सवाल आपसे भी दोहराएंगे, एक राज परिवार का सदस्य होने के बाद फिर जब विधायक बन जाते हैं आप, तो ग्लैमर जो है वो अलग हो जाता है, और फिर सड़कों पर निकल कर सैनिटाइजेशन करना, उसके बाद फिर लोगों को राशन बांटना, कैसा इस बार कैसा फील हुआ? हालांकि इस परिवार के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मदद लगातार आप लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार कैसा अनुभव है? इस बार तो बड़ा कठिन दौर है ये देश के लिए, और मैं तो शुरू में ही मैंने निवेदन किया था कि इस कठिन दौर में क्योंकि पूरा शासन और प्रशासन लगा हुआ है और प्रशासन के लोग कम पड़ रहे हैं, मैंने निवेदन किया था 20 से 35 साल के जो युवा हैं वो आगे आएँ इस काम में। जहाँ ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के लोग थे वो पुलिस को सहयोग करें, ताकि पुलिस के लोग जो लगातार 24 घंटे ड्यूटी करके आपकी रक्षा कर रहे हैं उनको वो मदद दे सकें। हमारे सफाई कामगार, सफाई का काम इतना महत्वपूर्ण काम है, और इन्हीं के कारण आज हम जो ये बच पा रहे हैं, जो संक्रमण से बच पा रहे हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है समाज के अंदर। ये तो निश्चित रूप से बड़े सम्मान के अधिकारी हैं, इनको सम्मान करना चाहिए। और हमें भी वो सफाई का काम, यदि जिस दिन हम खुद करके बताएंगे, गांधी जी ने भी हमें संदेश दिया, और उस संदेश को यदि हम आगे बढ़ाएंगे और लोग हमें देखेंगे यदि हम सफाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जो युवा निश्चित रूप से इस काम में आगे आएगा। और यदि लोग इस प्रकार के काम आगे बढ़ाने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस संक्रमण से हम मुक्ति पा जाएंगे और हमारा देश भी इस संक्रमण से जीत जाएगा। आप लोगों को जो शहर के लोगों ने खुलकर मदद की, जी, शायद इसके पहले जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे उसके पहले भी आपने देखा होगा, मुन्ना भैया लगातार कई सालों से, 2 से 3 दशकों से आप लगातार देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार दमोह ने अभूतपूर्व समर्थन दिया, अभूतपूर्व कार्य किया है? बिल्कुल, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ महेंद्र भाई कि ऐसे लोग, अगर आप जिस गली में, दमोह में आप जिस गली में चले आओगे, हम तो घूमते रहते, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कोई आदमी कच्ची सब्जी के पैकेट्स बांध रहा, कोई आदमी राशन के पैकेट्स बांध रहा है, कोई पुलाव लिए है, कोई पूरी सब्जी लिए, मतलब ज़बरदस्त एक व्यक्ति जो बिल्कुल। और अभी ऐसा नहीं कि रुक रहा है, अभी भी पूरी जैसी लॉकडाउन बढ़ा तो ऐसा नहीं कि कहीं बंद हो गया हो। अपन को अभी कहीं खबर मिली, अभी भी अपन को खबर मिल रहा है कि भैया नहीं, 19 दिन अभी हम और लगेंगे। तो मैं तो पुनः आपसे बोलता हूँ कि जितने लोग सभी लगे उनको मैं साधुवाद देता हूँ, उनकी इच्छा शक्ति को साधुवाद देता हूँ। नहीं तो कई लोग रहते हैं कि 10 दिन 15 दिन किया,
क्षमताएं भी खत्म हो क्षमताएं, लेकिन उसके बाद भी निरंतर लगे हुए हैं और पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगे हुए, बहुत पूरे दमों के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब थोड़ी पथरिया तरफ भी जाएंगे, तेंदुखेड़ा तरफ भी जाएंगे, वहाँ पे भी भाई साहब बहुत लोग, महेश भाई बहुत लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तो आपका स्टार्टअप हुआ 10-20 दिन हुए हैं। इन अंचलों में भी जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे वहाँ पे भी लगे हुए ग्रामीण अंचलों में, जो हमारे संपर्क में हम उन लोगों को बता देंगे, मतलब आपसे संपर्क करेंगे तो कम से कम वो लोग भी आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों के रूबरू तो हों, कम से कम पता चले कि विपदा के समय ये वो हीरो हैं या ये वो सेनापति है जिनने पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम किया था। ये हमारे सेकंड फेज की बात थी, जो हमारा मुख्य मकसद है मदद का। हम अब इस पूरे दोनों लोगों से बातचीत में जो इस दौर में बात निकल कर सामने आई वो यही है कि दमोह ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है। मुन्ना भैया छतरपुर जिले की बड़ा माजरा सीट से विधायक हैं, वहाँ भी लोगों ने मदद की, लोग आगे आए और सेवाभावी कार्यों को अंजाम दिया। अब हम थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी करेंगे, क्योंकि नेता हैं और नेताओं से राजनीति की बात करनी चाहिए, और इसी में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की भी। विधायक जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये जो दौर मध्य प्रदेश में बीच में चला, आपकी सरकार थी उस समय, संक्रमण पूरे देश में दुनिया में फैल रहा था, उस समय बहुत सारा काम होना चाहिए था, लेकिन आपकी पार्टी सरकार बचाने में लगी रही, सामने वाली पार्टी सरकार बनाने में लगी रही, तो इससे कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। बिल्कुल 100%। माननीय राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले इस बात को बोल दिया था कि ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत बुरी तरीके से फैलेगा और कंप्लीट लॉकडाउन हो जाना चाहिए। और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय ये लॉकडाउन कर देते तो जो विदेशों से जो लोग आ रहे थे उस समय वो संक्रमण फैलता नहीं। जब ट्रम्प साहब आए थे उस समय राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से यदि मैं मानूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी चूक है। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था जिसमें शिवराज जी बोल रहे थे कि एक कोरोना का डर ज़बरदस्ती आप दिखा रहे हो, फलाना ढिकाना, कोरोना कुछ नहीं है। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, रेगुलर वायरल हो रहा है। तो यदि ये सरकार गिराने में नहीं लगते और 15-20 दिन पहले जब राहुल गांधी जी ने बोला था उसी समय ये कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया होता तो आज निश्चित तौर पे आज जो संख्या बढ़ती चली जा रही है कोरोना संक्रमण की, ये नहीं होती। और मेरा तो मानना ये है कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी या रहती या 5 साल की बीजेपी की सरकार है, जान है तो जहान है। अब आज अच्छा, आपको लगता है कि आप दोनों को कि यदि मान लीजिए उस समय प्रधानमंत्री जी कह देते कि लॉकडाउन करना है तो कमलनाथ जी आप लोग मान जाते, लॉकडाउन कर देते, जबकि आपके खुद की पार्टी के विधायक और नेता गायब थे? नहीं, राहुल गांधी, हम कांग्रेस पार्टी तो इसलिए ये बात मानती क्योंकि राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले इस बात को बोला था कि कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरीके से महामारी फैलेगी। तो आप एक उदाहरण पर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने राहुल गांधी जी की बात को माना और उसका अक्षरशः उसका पालन किया। तो आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, तो वही स्थिति बनती राजस्थान में, वही स्थिति एमपी में बनती और कमलनाथ जी भी इसको फॉलो कर लेते। पर सवाल ये उठता है कि सरकार गिराने में लगी रही भारतीय जनता पार्टी, इस कारण से ये लॉकडाउन और आप लोग बचाने में लगे थे। ये स्वाभाविक सी बात है, जब हम तो बचाने के मोड में थे क्योंकि सरकार गिर रही थी। भाई जब सामने वाला आदमी जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए हैं और उनको इस बात की चिंता नहीं है कि अगर ये संक्रमण फैल गया तो इससे पूरा भारत प्रभावित हो सकता है, उनका दिमाग केवल इसी में लगा कि सरकार गिरनी चाहिए। तो जब वो गिराने में लगे रहे तो मुख्यमंत्री तो डिफेंसिव मोड में थे ना, तो वो बचाने में लगे रहे। यदि सरकार नहीं गिरती तो कमलनाथ जी निश्चित तौर पर काम करते और कर ही रहे थे वो, और आज भी कमलनाथ जी काम कर ही रहे। उनसे जो बन रहा है, आज पूरा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय किचन के रूप में काम कर रहा है। और फिर बाद में शिवराज सिंह जी का वो आया कि इससे संक्रमण फैल रहा तो वो बंद करके फिर कच्चा राशन का काम कर रहा है। पूरी कांग्रेस लगी है, पूरे प्रदेश में पूरी कांग्रेस लगी है। हम लोगों को विधायकों को भी ऊपर से फ़ोन आया माननीय कमलनाथ जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के, कि जिस भी स्तर पे हो, राशन से लेके मास्क से लेके जो भी बने पूरे ज़मीनी स्तर पे आप लोग काम करें। मेरा तो यही मानना है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में ज़्यादा जोर या समय नहीं लगाते तो शायद बहुत अच्छी स्थिति होती। और अभी कोरोना पे हम बहुत अच्छे से ये भी कहूँगा उस समय जब ये सब चल रहा था
पूरा राजनीतिक वातावरण, उस समय हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा को 25 तारीख तक स्थगित कर दिया था। उस समय बड़ी राजनीतिक बयानबाजी हुई, कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना हैं। और जैसे ही हमारी सरकार को आपने गिराया, जैसे भी हुआ, उसके बाद आपने तत्काल लॉकडाउन कर दिया। यदि इसको थोड़ा सा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे अन्य प्रदेशों में मजदूर काम कर रहे हैं, उनको हिंट कर देते कि आप लोग कुछ दिन में ऐसा होने वाला, आप अपने घरों की ओर वापस लौट जाएं, तो हो सकता है वो सब साल वापस आ जाते। ये जो बहुत ज़्यादा ये बीच में मारामारी हुई, आने जाने की व्यवस्था में लोग पैदल कहीं हैदराबाद से, कहीं दिल्ली से, कहीं पूना से, कहीं बॉम्बे से पैदल चल के अपने गाँव की ओर आए, तो कम से कम ये स्थिति ना बनती। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी कह देते कि संकट बड़ा है, गंभीर संकट है, और इस संकट की घड़ी में जो लोग जहां काम कर रहे हैं वो अपने घरों की ओर वापस लौट जाएं, क्योंकि कुछ दिनों में देश लॉक होने वाला है। अच्छा, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देते जी, तो आप लोग जो मध्य प्रदेश से बाहर थे, सारे विधायक आपके भी बाहर थे, उनके भी बाहर थे जी, आप लोग वापस लौट आते? स्वाभाविक रूप से हम तो चूंकि अब उस समय तो इस प्रकार की परिस्थितियां थी, मतलब 16 तारीख के पहले तक तो हम लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने होली मनाना ही सब लोगों ने बैन कर दिया था कि चूंकि रंगों से होली नहीं मनाएंगे, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो लोगों के मन में उस समय से जागरूकता थी। तो क्या ये सरकारें नहीं जान रही थी? क्या ये माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जान रहे? परंतु सबके मन में था। परंतु चूंकि प्रदेश की सरकार को गिराना था, इस वजह से लगातार इसको डिले किया जा रहा था कि जैसे जैसे जल्दी फैसले हो जाएं, ताकि जल्दी सरकार गिर जाए, उसके बाद लॉकडाउन शुरू किया जाए। नहीं तो पहले लॉकडाउन पहले यदि हो जाता। अभी आपने बोला ना कि कमलनाथ जी इतने ज़्यादा इस विषय को लेकर चिंतित थे कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कोरोना को लेकर ये विधानसभा जो है बढ़ाई दी थी। पर इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ मानने तैयार थे कि कोरोना क्या है। हाँ, वो तो निश्चित तौर पे कोरोना को मजाक बना रहे। तो जैसी सरकार गिरी और उसके बाद एक्शन में आ गए, लॉकडाउन कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप मतलब हम आप ओवरऑल यही बात करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का भी नुकसान हुआ है, या जो इंदौर में मौतें हुई, भोपाल मध्य प्रदेश के, जबलपुर में, महेंद्र जी, मध्य प्रदेश के कारण पूरे देश का नुकसान। मध्य प्रदेश एक बहाना था पूरे देश को संकट में जो डालने का काम किया है, वो यहाँ की राजनीति ने किया है, इस पूरी पॉलिटिकल ड्रामे ने। जी, आप कुछ कह रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश की आप स्थिति देखो, एक सिंगल व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे। क्या ये संभव है कि बिना हेल्थ मिनिस्टर के, बिना गृह मंत्री के, बिना फाइनेंस मिनिस्टर चलो चल जाए, राजस्व मंत्री, कम से कम 4-5 मंत्री तो होना चाहिए। एक व्यक्ति कितना काम करेगा? घंटे 24 है आपके पास, 25 घंटे तो है नहीं। अधिकारी वो कितना करेगा? आज मतलब सत्ता की लालच में ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कोई मंत्री नहीं। वो बोलते नहीं हम चला लेंगे। यदि आप चला लोगे तो फिर मंत्रिमंडल का गठन ही क्यों? वो अधिकारियों को उस पर चलने दो। चलिए, आपकी बात से हम सहमत हैं, पर ये राजनीतिक सवाल ही है और एक बड़ा सवाल है। मान लीजिए कल शिवराज सिंह चौहान जी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि संकट का दौर है, आप मंत्री बनाने में लगे। वो तो आवश्यकता है। जो पावर में बैठा वो अपना काम करेगा और जो विपक्ष में बैठा वो अपना काम करेगा। तो कांग्रेस विधायकों की हैसियत से आप लोग शिवराज जी से अपील कर लीजिए कि आप स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री हमारे अभी वर्तमान में वो जीतू पटवारी जी मीडिया प्रभारी बने, आप उनका पेज देख लीजिए। वो डेली शिवराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि भाई साहब आपका स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, आपका गृह मंत्री नहीं है, कोई मंत्री है नहीं, आप बिल्कुल। तो आप लोग पहल कीजिए ना कि सारे विधायक कांग्रेस के जो है वो लिखकर शिवराज जी बिल्कुल। हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई साहब बिल्कुल आप परेशान हो, हैरान ना हो, आप मंत्रिमंडल का गठन करें। आपके हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, आपके गृह मंत्री नहीं है, राजस्व मंत्री नहीं है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये 4-5 मंत्री तो इतने आवश्यक हैं कि देन डिसीजन लेने की स्थिति बनती है। कई बार भाई साहब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि मुख्यमंत्री जी से संपर्क नहीं हो पा रहे या कहीं किसी कारण, तो मंत्री को डिसीजन लेना पड़ता है। आप और हम दोनों मनुष्य हैं, कितना काम करेंगे? तो संभव ही नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय शिवराज जी से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब मंत्रिमंडल बनाइए और प्रदेश की जनता की जान से बिल्कुल ना खिलवाड़ कीजिए।
ये डिसीजन लेने का समय है और हम लोग पूरे आपके साथ हैं दलगत राजनीति से हटके, क्योंकि जान है तो जहान है, और जब मंत्री बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे काम करेंगे ही। आप अकेले कब तक काम करेंगे, वन मैन शो अब नहीं चलेगा। आप बिल्कुल मंत्रिमंडल का गठन कीजिए और इसमें मत पड़िए आपकी कौन क्या कहता है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा निवेदन है आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री और ये सब मंत्री बनाइए और पूरी प्रदेश की, मतलब पूरे देश में मध्य प्रदेश का एक मजाक बना पड़ा हुआ है। और महेंद्र भाई, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकता है। अभी इतनी भी ज़्यादा शक्ति नहीं है कि जिनको मंत्री बनना हो भोपाल ना पहुंच सके। एक एक करके चले गवर्नर साहब के यहाँ और एक एक करके शपथ लेते जैसे मुख्यमंत्री जी गए थे अभी, जैसे वो महाधिवक्ता थे ना अपने शशांक भैया, उनकी जगह ये बने हुए पुष्पेंद्र कौरव जी, वो भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बने शायद। तो ऐसे हो सकता है, हर चीज़ संभव है। तो ये जो बात, बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई, ये सूबे की राजनीति के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब कांग्रेस के विधायक खुद ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेना चाहिए। ये वक्त बहुत सारे लोगों की टीम बनाकर काम करने का है। हालांकि शिवराज जी ने एक टास्क फोर्स बनाई है, उस टास्क फोर्स के जरिए वो लगातार मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं, पर वो कितनी सफल होगी इस पर कोई दो राय नहीं, क्योंकि खुद उनके ही पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक सवाल उठाया है कि क्या ये टास्क फोर्स अधिकारियों को सीधे निर्देशित कर सकती है। तो अब जब खुद कांग्रेस के विधायक ये बात कह रहे हैं, जैसा कि राहुल सिंह जी ने दलील दी कि जीतू पटवारी जी ने भी अपने पेज के माध्यम से मांग की है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कांग्रेस की मांग है कि अब शिवराज सिंह चौहान जी को मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेना चाहिए। और इस पर हम भी अपील करेंगे कि इस बात पर भी मुख्यमंत्री जी गौर करें। ये बात हम आप तक भी इस माध्यम से पहुंचा रहे हैं। राहुल जी, सोशल मीडिया की बात हम कर लेते हैं आप दोनों से ही। आप लोग लगातार यूथ हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। दमोह में, हम दमोह को फोकस करेंगे, दमोह में जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, जिससे अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, उसे किस नजरिए से देखते हैं आप? सबसे पहले तो चिन्हित लोग रहते हैं हर जगह, और हर एरिए में या हर उसमें, जो इनका निश्चित तौर पे काम ही रहता है कि वो इस प्रकार के पोस्ट डालें या इस प्रकार की कोई सांप्रदायिकता बिगाड़ने का कोई काम करें। वर्तमान परिस्थिति में आप देखते कि ऐसी बहुत सी स्थितियां निर्मित होते चली जा रही हैं। तो मेरा तो मानना है कि प्रशासन को उनको चिन्हित कर लेना चाहिए, और वो चिन्हित भी है। और एक महेंद्र भाई, एक चीज़ और हम देख रहे हैं अभी तो इसके पहले हम चला नहीं पाते थे, पर जब से लॉकडाउन हुआ तो रेगुलर फेसबुक चला रहे हैं। कुछ फर्जी आइडिया भी बनी हुई है, और उन आइडियों के माध्यम से भी उल्टे सीधे पोस्ट डलते हैं। और अभी एक दौर और चल रहा है कि ये किसी की आईडी हैक भी हो रही है और बहुत कुछ चल रहा है बड़े पैमाने पे। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसी स्थिति में प्रशासन को चिन्हित कर लेना चाहिए और तत्काल उनको ब्लॉक करना चाहिए, या यदि वो उनके मोबाइल का जो IME नंबर जो है वो पता चल जाए तो उन पर ये बात तो आप भ्रामक खबरें फैलाने वालों की, फेक आईडीज की बात कर रहे हैं। जो चिन्हित लोग हैं दोनों दलों के, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वो जिस तरह से हमारे यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, इससे कितना नुकसान होगा शहर का, जिले का, प्रदेश का? शहर का कितना नुकसान होगा, प्रदेश का नुकसान एक अलग विषय है, पर सामाजिक स्तर पे कितना नुकसान होगा, क्योंकि ये जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो 15 आज पहले के समय में तो अपन को मोबाइल मिला नहीं, अपन को तो अभी 10-15 साल पहले मोबाइल मिले, पर जो ये बच्चे जो आ रहे हैं, जो 10 साल के बाद जो मोबाइल चलाते हैं, तो इनके जो दिमाग पे जो चीज़ भर रही है, एक नेगेटिविटी भर रही है, एक पॉजिटिविटी भर रहे हैं, तो ये ज़्यादा हानिकारक और ये ज़्यादा नुकसानदायक है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आपके पार्टी वर्कर, जी, आपके पार्टी वर्कर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जब वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, चाहे वो आपके हों चाहे बीजेपी के लोग हों, तब कितनी पीड़ा होती है आपको? आपके खिलाफ भी लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, अभद्रता भी करते हैं। उस दौर को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये महेंद्र भाई, बहुत अच्छी बात आपने की। ये जो जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो IT सेल हो या जो भी फेसबुक चलाते, ये मेरी जिम्मेदारी होना चाहिए कि एज अ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता उन लोगों को मुझे अनुशासन में रखना चाहिए, और ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए। जब हम अपने लोगों को समझाएंगे, अपने लोगों को डांटेंगे, तो ये बंद करेंगे, और वो उस तरफ से समझाएंगे तो वो बंद करेंगे। तो आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि एक बहुत ही निचले स्तर का दौर
फेसबुक अभद्रता वाली बात नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ भी लिख देना और जो भी और कई बार हमने भी देखा तो वो फेसबुक के उसमें पोस्ट के नीचे कहो हो जाए कि वो तुम आ जाओ, मैं लड़ लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। कई बार वो चीज़ें रोड पे भी आ जाती हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी या समाजवादी पार्टी, जो भी दल के लीडर्स हैं, वो इस बात को अपने ही पार्टी फोरम के अंदर इस बात को तय करें कि यदि आप अभद्र टिप्पणी करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी, निष्कासित हो जाओगे। और वही लागू कांग्रेस पे हो, वही लागू बीएसपी हो। वो एक ऐसा तरीका है जिससे महेंद्र भाई ये चीज़ बंद हो सकती है। अभद्रता का लॉकडाउन करना जरूरी है। हाँ, मतलब लेकिन ये हमसे शुरू करना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कई लोग ऐसा कर देते तो हम उनको फ़ोन लगा के बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। जब तक आप उनको इज्जत नहीं दोगे, जब तक वो लोग आपको, आपके नेता को इज्जत नहीं देंगे। और राजनीति में कितनी भी बुराई हो महेंद्र भाई, कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार की बात या इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा रहना चाहिए कि कोई भी अध्यक्ष है या कोई भी विधायक या मंत्री, एक संयम में रह के अपन को बात करना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा निचले स्तर पे पहुंच गया और दमों में तो पहुंच ही गया है। मैं तो इसमें एक लाइन कहूँगा, दुश्मनी जम के करो पर ये गुंजाइश रहे, जब भी दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ ऐसे लोग करते हैं जिनकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होती। मैं आपको भाई साहब ये बताना चाहूँगा, बहुत से लोग जिनको लोग जानते नहीं, जो फेसबुक और व्हाट्सएप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आईटी सेल के बड़े बड़े दोनों पार्टियों के लोग लगे हुए हैं, परंतु जिनके बारे में आप लिख रहे हैं उनके आप तलवे के बराबर भी नहीं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों। तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप समाज में आगे आगे काम करो, आप आगे आगे काम करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये तो दुनिया में चलता रहेगा। राजनीतिक लोग हैं, हमें सब लोगों को पता है कि आप कितनी भी गाली दोगे, पर हमें जो काम करना है उससे हम विमुख नहीं हो सकते। परंतु यदि आप कुछ लिख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे अन्य जगहों पर आप लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी ही भद्द बटने वाली, आप ही नीचे गिरने वाले हैं। जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका कुछ नहीं होने वाला। मैं तो इस मामले में बड़ा खुल के बोलने वाला हूँ और निश्चित रूप से सभी लोगों को कहता हूँ, अपने लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जैसे मेरे विरुद्ध कोई टिप्पणी लिखे तो आप उस पर कोई कमेंट मत करो, वो अपने आप सुधारेगा, बाद में खुद ही सॉरी बोल के जाएगा। परंतु आने वाले समय में वो, जैसा कि राहुल जी ने बताया, कि छोटे बच्चों पर भी ये प्रभाव पड़ेगा, वो छोटी सी हम बात बताते हैं आपको। ये 18 महीने का कार्यकाल है विधायक का। इसके पहले विधायक थे नहीं, और बहुत से विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में थे और उनसे बहुत आत्मिक संबंध थे। तो मतलब ये हटके है थोड़ी चीज़, लेकिन हम अपने मैं मुझे से विधायक जी कोई आए बैठे और मैं बहुत मनी मन सोचता था, बताओ ये तो विधायक ने, मन के भगवान बन गए, इनसे कह रहे कि आ जाओ, इनके पास टाइम नहीं। मतलब देखो तो कितना भाव कर रहे हैं। अगर हम बने विधायक ना, फिर हम बताएं। लेकिन महेंद्र भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे, इतना व्यस्ततम शेड्यूल रहता है, इतना समय नहीं रहता है, इसकी कोई सीमा नहीं। मतलब आप बोल नहीं सकते, मतलब 1 मिनट नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम बैठे हैं यहाँ पे और मोबाइल बज रहा, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि भैया इग्नोर कर रहे हैं, और उसको ये पता नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो बहुत जवाबदारी और बहुत प्रेशर और बहुत व्यस्तता हो जाती है। मतलब इन 18 महीनों में मैंने महसूस किया कि जो लोग बोलते हैं कि अरे विधायक बन गए और उनके जलवे में, बहुत तपस्या, बहुत मेहनत और बहुत सुनना। यदि आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति नहीं कर सकते। वही हम आपसे दोनों से भी सवाल कर रहे हैं कि ये जो दौर आया, खासतौर पे ये वायरस वाला दौर, इस दौर में लोगों ने सारी दीवारों को तोड़ दिया। राजनीति नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, दल बचे नहीं है, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। धर्म जाति मजहब भी नहीं बचा है। क्यों ना आप दमों, हम दुनिया तो सुधार नहीं सकते, दमों सुधार सकते हैं। आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार लोग एक मंच पर बैठकर ये तय कर लें कि हमारे तरफ से किसी भी तरह की अभद्रता हमारे वर्कर की तरफ से होती है। जैसा कि आपके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने परसों कहा कि ऐसे लोग जो कांग्रेस के वर्कर हैं और अभद्र टिप्पणी करेंगे इस जंग को लेकर किसी भी तरह की, तो उस पर विधिवत कार्रवाई होगी। कल हमने भाजपा के नेता सिद्धार्थ मलिया जी से बात की, उन्होंने भी इस बात की हामी भरी कि अभद्रता नहीं होनी चाहिए
राजनीति अपनी जगह है, राजनीति राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। तो क्या ऐसी एक पहल की ज़रूरत है दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, ताकि हम कहीं और न सुधारें, दमों सुधार लें? मयंक भाई, बिल्कुल ये पहल अभी तो हो नहीं सकती क्योंकि कोरोना लगा है, लेकिन बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अभी तो रेगुलर फेसबुक चला रहे हैं, और इसमें यदि आ भी जाती किसी को तो हम उसको फ़ोन करके बोलते कि ये पोस्ट आप डिलीट करो। और बिल्कुल इस बात के लिए हम आपको वचन देते हैं कि कांग्रेस में कहीं से भी इस प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी विरोधी नेता के लिए होगी और मेरी जानकारी में आती तो मैं तत्काल उस पोस्ट को चलिए, हम आपसे एक प्रॉमिस आप दोनों से और लेना चाह रहे हैं, और पहले भी लोगों से लिया है कि इस संकट के खत्म होने के बाद जैसे हमारी गाड़ी पटरी पर आएगी तो क्या ऐसी एक पहल हम लोग करें। मैं अपने माध्यम से ये पहल कराना चाहता हूँ कि अभद्रता सोशल मीडिया पर बंद होनी चाहिए, ताकि घर घर सुधर जाए और लोगों के अच्छे भाव पैदा हो। तो आप लोग सहमत? बिल्कुल सहमत हैं। आप बिल्कुल लोग आए बिल्कुल आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल 101% सहमत। वो तो आपके दमों के मददगार चैनल के माध्यम से ये जब पहल शुरू होगी महीने 2 महीने में, तो उसमें निश्चित तौर पे काम करेंगे। और आप तो जब करोगे पहल करोगे, लेकिन आप आज यहाँ आए तो इसको बिल्कुल अक्षर से आज ही से शुरू कर दी। हमें जैसे ही मिलेगी हम तत्काल उसको चलिए, इस चीज़ के लिए आप दोनों को धन्यवाद। आखिरी में हम चाहेंगे पहले उन्होंने आप लोगों से अपील कर लें, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। मैं सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानीय साथियों से, माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, हमारा प्रदेश गुजर रहा है, और निश्चित रूप से हम वर्तमान समय में बाहर बिल्कुल ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे मजदूर साथी हैं उनके लिए अभी धीमे धीमे काम शुरू होंगे। आने वाले समय में उनको और काम मिलेंगे। हतोत्साहित ना हो, ये संकट का समय है। हम इस संक्रमण को हराएंगे, कोरोना हारेगा, जीतेंगे हम और जीतेगा हमारा देश। इसी क्रम में हम दमोह विधायक राहुल सिंह जी से भी कहेंगे कि वो भी अपने क्षेत्र के और जिले के लोगों से मिलें। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना से लड़ना है या कोरोना से जीतना है तो उसका एकमात्र उपाय या इलाज यही है कि हम घर पर रहें और इस चेन को तोड़ें। और हम सभी मीडिया के साथी, सभी जनप्रतिनिधि, डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन सभी पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगे हैं इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। और मैं पुनः सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ जो इस जंग में लड़े हुए, इस जंग के लिए अपना समय दे रहे हैं। अंत में मैं पुनः निवेदन करूँगा कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दमोह और बड़ा मलेरा के विधायक, एक परिवार के 2 विधायक। ये सौभाग्य, और हम कह सकते हैं कि जो बात पूरी इस परिचर्चा में निकल कर सामने आई है वो सिर्फ यही है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त किसी को ऊंचा नीचा दिखाने का नहीं है। जैसा कि बार बार हम लोगों से अपील कर रहे हैं, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का है। ये वक्त सिर्फ आम असहाय और बेसहारा लोगों की मदद का है। तो मदद के हाथ आगे बढ़ाते रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज दोनों विधायकों से परिचर्चा में जो बात सामने आई वो ये कि आने वाला कल जब इस संकट से हम उबर जाएंगे तो हमारे समाज में विकृति ना आए, हमारे समाज में कोई ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां ना हो जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक खींच जो है वो हमारे मन में बनी रहे, और हम एक स्वस्थ माहौल दमोह में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में तैयार कर सकें। बस यही उम्मीद है कि जिस अपील को दोनों विधायकों ने आपसे किया है, सहमति दी है, इसके पहले भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहा है कि अभद्रता और अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात दमोह के नौजवानों को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जो शेर का इस्तेमाल प्रद्युम्न सिंह जी ने किया है, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी मिले तो शर्मिंदा ना हो, इस शेर को आप आत्मसात कीजिए। दमोह के मददगार पेज पर इस तरह से परिचर्चा का दौर और भी लगातार आगे जारी रहेगा। मुझे और लकी को दीजिए इजाजत।